हेलो एवरीवन, रीजन की यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और ध्यान से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। मोस्टली ये जो क्वेश्चंस होगा वो बजट से रिलेटेड होगा क्वेश्चंस। तो आइए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द 2025-26 बजट। आप देखोगे जितना भी क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से पूछा जाता है मोस्टली स्कीम से पूछा जाता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बजट में भी जो स्कीम्स पार्ट होते हैं उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, यहाँ पे क्या बोला गया है, रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2025-26 विथ व्हिच थीम क्या है पूछा गया है बजट का। तो ये बहुत ही डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोगों को पता ही होना होगा कि क्या थीम होगा। न्यायपूर्ण विकास, संपूर्ण विकास, सबका साथ सबका विकास। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा ये बात बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास। सो ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है, पर थीम में जो रखा गया है बजट का वो है आपका सबका विकास। ओके, so budget 2025-26 cover how many low productivity districts under Prime Minister धन धान्य कृषि योजना। जो धन धान्य कृषि योजना है इसमें क्या टारगेट रखा गया है। पहले तो आपको ये समझना होगा कि धन धान्य कृषि योजना होता क्या है। ये एक रिलेटेड टू एग्रीकल्चर रिलेटेड एक स्कीम्स है जहाँ पे क्या किया गया है, 100 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया जो लो प्रोडक्टिव डिस्ट्रिक्ट है जिसमें फसल उतना होते नहीं है, तो वहां पे कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करने की कोशिश की है गवर्नमेंट ने। तो वहां पे ये बोला गया है कि इन डिस्ट्रिक्ट्स को आप इरिगेशन फैसिलिटीज देंगे गवर्नमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट पोस्ट हार्वेस्ट जो मेंटेनेंस फैसिलिटीज, जो जहाँ पे स्टोरेज वगैरह, पोस्ट हार्वेस्ट मतलब हार्वेस्ट करने के बाद जो क्रॉप्स आते हैं वो क्रॉप्स को प्रॉपरली स्टोरेज करना, इन सबों के ऊपर काम करेंगे। तो आप लोगों को जैसे मैंने बोला ही है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर काम करने की बोल रहा है, 100 डिस्ट्रिक्ट। सो द राइट आंसर इज 100। ओके, सो here it gives that Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana announced to cover 100 low agricultural productivity districts benefiting 1.7 crore farmers. This is not that important, but yes, आपको ये पता होनी चाहिए। Then a rural prosperity and resilience program will be launched with the states to address agricultural underemployment through skilling, investment and technology. आप लोगों को पता होगा शायद, जिसने इकोनॉमिक्स का बेसिक थोड़ा पढ़ा है, बेसिक्स में आप लोगों को एक मिलता है शायद, सुना होगा ये नाम, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट किसमें देखा जाता है, ज्यादातर इन केस ऑफ इंडिया ये पाया जाता है आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर में, जहाँ पे क्या होता है, जितना लेबर चाहिए होता है उससे बहुत ज्यादा लेबर वहाँ पे काम करते रहते हैं और उनको इक्विवेलेंट टू अमाउंट जितना होना चाहिए उसको मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। मतलब एक काम में जितना लेबर चाहिए उससे ज्यादा ही लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसका कोई मॉनेटरी वैल्यू जनरेट नहीं होते हैं। तो ऐसे चीजों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। यहाँ पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को ही टैकल करने के लिए मेनली ये प्रोग्राम लाया गया है। नेक्स्ट आप अगर देखोगे, यहाँ पे बोला गया है कि इन व्हिच ये होना चाहिए था स्टेट्स, इन व्हिच स्टेट्स मखाना बोर्ड विल बी एस्टैब्लिश्ड। सो मखाना बोर्ड ये जो है अगेन बजट में मेंशन किया गया है 2025-26 की बजट में। यहाँ पे पूछा गया है कहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ है। मखाना बोर्ड मीन्स लोटस सीड, जो हम एक स्नैक्स की तरह यूज करते हैं, खाते हैं। मेन कोर्स में भी वो बहुत अलग अलग तरीके की सब्जी में वो बनाया जाता है, सब्जी के फॉर्म में। तो ये सब होते हैं। तो मखाना बोर्ड कहाँ एस्टैब्लिश किया गया है, ये इट इज इन बिहार। तो लाइक द थिंग इज दैट मखाना इज कंसिडर्ड नाउ एज एन वेरी न्यूट्रिशियस फूड। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका डिमांड एक्सपोर्ट मार्केट में भी बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई है, डोमेस्टिक मार्केट में भी बहुत ज्यादा डिमांड है। एंड इवन द डोमेस्टिक मार्केट, अपार्ट फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, जो आपकी बाहर की एरियाज है लाइक योर सऊदी अरेबिया जैसे एरिया है, मतलब हमारा जो वेस्ट एशियन कंट्रीज है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। साउथ ईस्ट एशियन नेशन, थाईलैंड, म्यांमार,
इन सबों में भी बहुत डिमांड है, तो इस वजह से इसको लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इंडस्ट्रियल पॉलिसी मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ लिबरलाइजेशंस इन द इंडियन इंडस्ट्री रिड्यूसिंग द रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट कंपनीज। ये आपको मैंने एक PYQ दिया है, ये डायरेक्टली बजट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, पूछा गया है कौन सी ईयर से क्या किया गया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया गया जहाँ पे लिबरलाइजेशन को लाया गया था। तो लिबरलाइजेशन आपको पता ही होगा 1991 की LPG रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये लाया गया था। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। हमारे इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आई 1956, 1977, 80। बिफोर 1991 इट वाज मोस्ट ऑफ ए सोशलिस्ट पॉलिसी, मतलब जो भी गवर्नमेंट काम कर रहे थे वहाँ पे क्या किया गया था कि वेलफेयर को ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया था, एंड देन आपका जो मार्केट या तो फिर प्रॉफिट मोटिव होते हैं वो बहुत ज्यादा उस पर एम्फोसाइज नहीं किया गया था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी वजह से हमारा ऑलरेडी एक क्लोज इकोनॉमी थे, बाहर से बहुत ज्यादा इम्पोर्ट भी उतना नहीं किया जाता था, एक्सपोर्ट भी हम लोगों का ना के बराबर था। तो उस वजह से क्या हो गया, हमारे मार्केट सिस्टम में फॉरेन रिजर्व का बहुत ही रिडक्शन, मतलब जो हमारा जितना फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए उतना बिल्कुल नहीं था। तो उस टाइम पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस करके एक सिचुएशन आया जहाँ पे एक्सपोर्ट तो बिल्कुल ना के बराबर था, इंपोर्ट थोड़ा बहुत हो रहा था। तो उस वजह से हमारी जो रिजर्व जो था जितना भी था वो भी चला गया था। तो उसको हैंडल करने के लिए ही जब हमारी इंडियन इकोनॉमी को, मतलब इंडियन इकोनॉमी में क्या चाहिए था, पैसों की जरूरत था, फॉरेक्स रिजर्व की, तो IMF चले गए यहाँ से। तो IMF ने बोला कि आप लोगों को हम लोन प्रोवाइड कर देंगे। IMF नॉर्मली क्या करते हैं, जिन भी कंट्री को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है वहां पे लोन प्रोवाइड कर देते हैं। लोन प्रोवाइड करेंगे पर कंडीशनल लोन, दैट मीन्स हम लोग कुछ कंडीशन लगाएंगे, उस कंडीशन को फुलफिल करो तब जाके हम लोन देंगे, ठीक है, और या तो फिर आपको लोन चाहिए तो ये कंडीशन करना होगा। तो एट दैट टाइम दे गिव दिस LPG रिफॉर्म का मतलब जो भी सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला गया, और इस वजह से ही हमारे इंडिया में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया, और जिस वजह से क्या हुआ, हमारे यहाँ पे इकोनॉमी ओपन हुई, है ना, क्लोज से ओपन इकोनॉमी हुई, एंड ऑल दिस प्रोसेसेस आफ्टर दैट IT का बहुत ज़्यादा यहाँ पे मार्केट ओपन हो गया। देन BPO कॉल सेंटर्स, इन सबों में लोगों को बहुत जॉब मिलने लग गए। तो ये पूरा प्रोसेस हुआ। तो इसके बारे में ही बोला गया है LPG रिफॉर्म के बारे में, ये यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और ये याद रखिएगा, ये किसके टाइम पे हुआ था, प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव के टाइम पे, और फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम पे था मनमोहन सिंह। लिबरलाइजेशंस के बारे में बोला गया है टू रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेशंस, प्राइवेटाइजेशंस इन्वॉल्व द ट्रांसफरिंग ओनरशिप टू द स्टेट से प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाता है, एंड ग्लोबलाइजेशंस एक्सपांडिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्या करते हैं, एक्सपांड करते हैं ग्लोबल मार्केट में। What is the primary objective of भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम? भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, again this scheme introduced in your 2025-26 बजट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका आंसर मैं बोल देती हूँ, प्रोवाइडिंग डिजिटल टेक्स्ट बुक्स इन इंडियन लैंग्वेज। सो इंडियन लैंग्वेज, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडियन लैंग्वेज, हिंदी, बंगाली, मराठी, इन वेरियस लैंग्वेज, है ना। तो जो भी टेक्स्ट बुक्स होगा वो अलग अलग लैंग्वेजेस में, मतलब हिंदी इन इंडियन लैंग्वेज, नॉट नेसेसरीली हिंदी, हिंदी में तो अवेलेबल होते हैं, अदर इंडियन लैंग्वेज ऑल्सो कंसिडर्ड हियर, एंड बहुत सारे लैंग्वेजेस में क्या होगा, ये लाया जाएगा। डिजिटल इंडियन लैंग्वेज बुक्स टू एनहेंस स्कूल एंड हायर एजुकेशन एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है अपनी मदर टंग में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो उस हिसाब से लाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड टू बी सेटअप। इंटरनेशनल ट्रेड को सेटअप करने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लाया गया है, ये भी इसी साल के बजट में मेंशन था। डिजिटल ट्रेड
ग्लोबल ट्रेड कनेक्ट, भारत ट्रेड नेट इंडिया. सो द राइट आंसर इज भारत ट्रेड नेट. तो भारत ट्रेड नेट जो है इसको लाया गया है. ये इसका देखिए, हमारी इस साल की जो बजट थी उसमें एक मेन इंजन या तो फिर एक मेन एस्पेक्ट था, सेक्टर था एक्सपोर्ट. तो एक्सपोर्ट में बहुत सारी चीजें लाया गया था, तो उसमें से एक हो गया भारत ट्रेड नेट. यहाँ पे क्या बोला गया, एक्सपोर्ट प्रमोशंस करने की कोशिश करी गई है, जहां पे सेक्टरल एंड मिनिस्ट्रियल टारगेट्स रखा गया है एक्सपोर्ट सेक्टर में. भारत ट्रेड नेट को लाया गया है यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड नेशनल फ्रेमवर्क फॉर जीसीसी. जीसीसी मतलब क्या, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर. मतलब आप देखोगे जितना भी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज है ना, फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज या तो फिर इंडियन कंपनीज ऑल्सो. सो ये सब कंपनीज नॉर्मली क्या करते हैं, अपनी सेटअप वहां पे लगाना प्रेफर करते हैं जहां पे ऑलरेडी वो सिटी डेवलप हो. आप देखोगे बेंगलोर, गुड़गांव में बहुत ज्यादा आपको कंपनीज दिखाई देगा, एमएनसी भी दिखाई देंगी, न्यू स्टार्टअप भी बहुत ज्यादा होते हैं, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है उसका ब्रांचेस बहुत ज्यादा दिखाई देगा. ठीक है, तो द थिंग इज दैट इसलिए जो डेवलप हो रहे हैं वो तो डेवलप हो ही जा रहा है, बट व्हेन इट कम्स टू टायर 2 टायर 3 सिटी, वहां पे तो उतना हो नहीं रही है ना. आप देखोगे ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, देन जम्मू कश्मीर, देन हिमाचल, इन सब एरिया में आप कम देखोगे ऐसे जीसीसी, है ना, एमएनसी बहुत कम देखोगे. तो उस कारण से ये हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ इक्वली नहीं हुआ है, या फिर इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है लोगों को. जॉब्स की फैसिलिटी हर एक जगह में नहीं है. किसी को एमएनसीज में काम करना है तो भाग के जाना पड़ेगा बेंगलोर, नहीं तो गुड़गांव, इस जगह में, राइट, पुणे जाना पड़ेगा. तो इन ऑर्डर टू टैकल दैट प्रॉब्लम, गवर्नमेंट सेज दैट आप ओपन करो अपनी ब्रांचेस, एमएनसीज को बोला गया है, इन द टायर 2 सिटीज ऑल्सो. पॉलिसी ऐसा लाया जाएगा कि टायर 2 सिटीज में भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने की कोशिश करे. तो ऐसे बोला गया है. वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एयर कार्गोस, डेवलपमेंट ऑफ स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हाई वैल्यू पेरिसेबल एक्सपोर्ट्स. हाई वैल्यू जो एक्सपोर्ट्स होते हैं, पेरिसेबल एक्सपोर्ट्स, पेरिसेबल मटेरियल, उसके लिए क्या करेगा, मतलब वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, प्रॉपर फैसिलिटी इन द एयर कार्गो. ठीक है, ये भी बोला गया है एक्सपोर्ट में. What is the total expenditure allocated in the Union Budget 2025? क्या कितना टारगेट रखा गया है, इसका डायरेक्टली मैं आंसर बोलती हूँ, 50.655 लाख करोड़ ये टारगेट है दिस ईयर. What is the credit limit for street vendor under the UPI link credit card in the PM स्वनिधि स्कीम? अभी ये PM स्वनिधि स्कीम क्या है देख लीजिए. PM स्वनिधि मतलब प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम. ये आपका 2020 में लॉन्च किया गया था. उस टाइम पे, कोविड के टाइम पे, बहुत सारे जो स्ट्रीट वेंडर्स थे उन लोगों को अपना दुकान बंद करना पड़ा. तो उन लोगों को अपना न्यू सेटअप ओपन करने के लिए, अपना नया जगह पे अपना जो भी बिजनेस है स्मॉल स्केल में उसको स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करते थे. ठीक है, वो उस टाइम पे ही इंट्रोड्यूस किया गया था. इट्स ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम फुल्ली फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. सो मिनिस्ट्री ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तो ये भी याद रखिएगा. एंड ये लैंडिंग एजेंसी कौन है, मतलब कौन लोन प्रोवाइड करेगा. ठीक है, लोन कौन कौन प्रोवाइड करेगा, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सब करते हैं. ठीक है, और पैसे जो देते हैं, लाइक से फॉर एग्जांपल इनिशियली इट वाज लाइक 10,000 रुपीज फर्स्ट लोन अमाउंट होते थे. अगर ऑन टाइम रीपेमेंट हुआ उस 10,000 रुपीज का, तो वो स्ट्रीट वेंडर्स दूसरी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफ 7% पर एनम विल बी क्रेडिटेड. 7% इंटरेस्ट सब्सिडी देते हैं और वो उन्हीं स्ट्रीट वेंडर्स की अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके दे देते थे. ठीक है, लाइक इनिशियली 10,000 अगर उनको लोन मिल रहे हैं, वो 10,000 का लोन ऑन टाइम रिपे कर दिया बैंकों को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, तो उसके बाद वो नेक्स्ट लोन के लिए
उनको अप्लाई करने का अपॉर्चुनिटीज मिल जाता है, नेक्स्ट 20,000 के लिए मे बी, नेक्स्ट उसके बाद 50,000 के लिए, ऐसे होते हैं। ऑन टाइम रीपेमेंट से ये पॉसिबिलिटी आ जाते हैं और उसके बाद सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी में मिलता है, मतलब जितना इंटरेस्ट होता है उससे कम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो न्यूली अभी बजट में मेंशन है, बजट में ये बोला गया कि इनिशियल जो आपका फैसिलिटीज ऑफ लोन प्रोवाइड किया जाएगा वो 10,000 से बढ़ा के अभी कितना कर दिया गया है, 30,000। ओके, वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। Which of the following is observed by using Phillips curves? तो Phillips curves क्या इंडिकेट करते हैं? तो ये आप ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, मैं बस यहाँ पे एक आपको ग्राफ दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, फिलिप्स कर्व का ये ग्राफ है। ओके, यहाँ पे एक तरफ है इन्फ्लेशन, दूसरी तरफ है अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ द थिंग इज दैट आप लोगों को पता होगा, जिसने थोड़ा सा बेसिक्स इकोनॉमिक्स पढ़ा है, कि एक इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का बहुत एक डायरेक्ट सा रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलना चाहती हूँ कि रिलेशन नॉट इन ए डायरेक्ट वे, मतलब इनडायरेक्ट वे में होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होते हैं तो ये माना जाता है कि लोग एम्प्लॉयड है। एम्प्लॉयमेंट होने से ही लोगों के पास पैसा आएगा। लोगों के पास, आप एम्प्लॉयड है तभी आपके पास मनी होगा। आपके पास मनी है तभी आप जाके क्या करोगे, चीजें खरीदोगे ना, तो तभी चीजों का डिमांड बढ़ेगा। चीजों का डिमांड बढ़ेगा तो चीजों का प्राइस बढ़ जाएगा। चीजों का प्राइस बढ़ जाएगा तभी क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन होगा। सो मतलब जितना एम्प्लॉयमेंट उतना इन्फ्लेशन, ठीक है। दैट मीन्स इन्फ्लेशन जितना होगा, अनएम्प्लॉयमेंट उतना कम होगा। यही रिलेशंस है। तो बात ऐसी है कि इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट हैज अ डायरेक्ट रिलेशंस, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैज एन इनडायरेक्ट रिलेशंस। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे यही डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है। जब भी इन्फ्लेशन जितना बढ़ता जाएगा, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट उतना क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा, क्योंकि आपके हाथ में पैसे हैं तभी तो आप चीजों का डिमांड करोगे, तभी चीजों का प्राइस बढ़ेगा। सो दिस इज व्हाट इंडिकेट, दिस इज व्हाट गिवन इन द फिलिप्स कर्व्स। ओके, सो यहाँ पे उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस है। तो इसका राइट आंसर इज ये हो जाएगा, द रेट ऑफ मनी वेज इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन के बारे में बोला है, फॉर ईच लेवल ऑफ पॉसिबल अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन की ही तो रिलेशन है। एंड फॉर स्पेसिफिक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन, एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इन्फ्लेशन के लिए अनएम्प्लॉयमेंट कितना है वो यहाँ पे मेजर किया जाता है, ठीक है। सो next question is, economics assumes that people have unlimited desires but limited resources. Economics क्या बोलते हैं, people, लोगों के पास desires बहुत ज्यादा है and limited resources है। People have limited desires but unlimited resources. Allocations of resources if not centrally planned will cause inefficiency. अच्छा, एक बात सोचिए, इकोनॉमिक्स मतलब क्या, आप चीजों को कैसे मैनेज करोगे, रिसोर्सेज को, वही उसी का नाम इकोनॉमिक्स होता है। इकोनॉमिक्स इज डायरेक्ट रिलेटेड टू मनी और रिसोर्सेज, राइट। सो आप कुछ सोचिए इस बात को, आप सनलाइट आपको हर दिन मिलते हैं, आपको विंड मिलते हैं हर दिन, है ना। तो ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। इसके लिए क्या आप पे करते हो, क्या नहीं करते हो, आपको वो नेचुरली मिलता है, आप उनके लिए क्या नहीं करते हो, पे नहीं करते हो, राइट। तो उनके लिए आपको इकोनॉमिकली सोचना भी नहीं पड़ता है कि सनलाइट हम कितना कंज्यूम करेंगे, वो क्या है, वो मॉनिटरीली डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है ना, आप पे नहीं करते हो ना, तो आप क्या नहीं करते हो, उसके लिए कुछ भी इकोनॉमी के लिए नहीं सोचते हो, वो उसके लिए आप रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए नहीं सोचते हो। इकोनॉमिक्स तभी आता है जब रिसोर्सेज कम हो।
रिसोर्सेस कम हो, उसका डिमांड ज्यादा है, डिजायर ज्यादा है लोगों के बीच में, तब उसके रिलेटेड आपको चीजों को खरीदना होगा, डिमांड होगा, सप्लाई होगा, ये सब जो होगा. So now if you see, economics is related, something related to the resources which are less in quantity and people have desire for that. Desire है लोगों का, इसलिए वो खरीदना चाहते हैं. And then this economics term is come. सनलाइट के लिए इकोनॉमिक्स नहीं आते हैं, विंड्स के लिए इकोनॉमिक्स नहीं आते हैं, राइट. सो यही इस पे इकोनॉमिक्स में इंडिकेट किया जाता है कि पीपल हैव अनलिमिटेड डिजायर, लोगों का बहुत डिजायर्स है, बट लिमिटेड रिसोर्सेस, रिसोर्सेस बहुत कम है. तो उसी रिसोर्सेस को लेने के लिए क्या करना होता है, हमको अलग अलग रिसोर्सेस को कैसे यूज करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, उसी के लिए हम क्या बनाते हैं, इकोनॉमिक्स का पॉलिसीज बनाते हैं, हम इकोनॉमिकली सोचते हैं. ठीक है, आपके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेस है तो आप इकोनॉमिकली नहीं सोचोगे. तो द राइट आंसर इज दिस वन. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेशन. रिसेशन इज रिडक्शंस इन प्रोडक्शंस एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर want of sufficient demand for goods, rise in the cost of productions. So ये recessions में क्या होता है, recessions, ठीक है, recessions में चीजों का productions भी reduce होगा, at the same time production reduce हो रहा है, तो वो produce करने वाला जो लोग है, जो employed थे पहले, वो भी क्या हो जाएगा, unemployed होगा, reduce होगा. So employment also reduce होगा and sufficient demand for the goods. goods को goods के लिए जो डिमांड होगा वो भी धीरे से रिड्यूस होने, उस सिचुएशंस को हम क्या बोलते हैं, रिसेशन, जहाँ पे रिडक्शंस, प्रोडक्शंस का रिडक्शन होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी नहीं होता है उतना, वही है. ठीक है, ओके. सो यहाँ तक आपका हमारा लास्ट क्वेश्चन यही था. So I hope you understand the whole segments, and apart from that आप लोगों का कोई भी इससे रिलेटेड डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हो. आने वाले वीडियोस में हम ट्राई करेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट और सवाल लाने के लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट ज्योग्राफी के लिए भी लाएंगे और जीके के लिए भी लाने की कोशिश करेंगे. तो ये हुआ आपका पूरा सीजीएल रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कशन किया है. आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, सीजीएल में हमेशा स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहते हैं, तो आपको स्कीम्स और बजट इन सबों में थोड़ा सा ज़्यादा फोकस देना पड़ता है. ओके, सो आज के लिए इतना ही था. थैंक यू.